तो मित्रों, भारत की खोज से हम लोग इस दूसरे अध्याय का अध्ययन करने के लिए आज के इस वीडियो में उपस्थित हैं, जिसका शीर्षक है तलाश। सवाल है तलाश। जैसा कि पहले वीडियो में हमने आपको बताया कि जो ही नेहरू जी ने अहमदनगर किले की खुदाई की और उसके अवशेषों को प्राप्त किया, अतीत का दबाव उनके ऊपर बढ़ता गया। यानी इतिहास को जानने की उनकी इच्छा बलवती होती गई। उन्होंने गेटे के एक विचार को भी प्रस्तुत किया है कि दबाव अच्छा हो या बुरा, यदि इतिहास को हम समझने की कोशिश करें और इतिहास को प्रकट कर दें तो वह दबाव कम हो जाता है। नेहरू जी अपने इस तलाश में, यह जो भारत एक विशाल वृक्ष की तरह से खड़ा था, वास्तव में इसकी जड़ें कहाँ तक गई है, इसी की तलाश थी। उन्होंने खुदाई तो एक जमीन की थी और उस जमीन की खुदाई से उनको प्रेरणा मिली कि एक बार भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो वर्तमान स्वरूप परिप्रेक्ष्य हमारे सामने दिखाई दे रहा है, यदि हम इसकी जड़ों को खोदें तो शायद इसे भी हम तलाश सकते हैं कि कहाँ तक ये जड़ें पहुँची है और ये जो भारत का जो वर्तमान स्वरूप है वो किन किन स्रोतों से इसको खाद पानी मिल रहा है। तो ये तलाश उसी की तलाश थी। तलाश सिर्फ इतिहास की तलाश नहीं, इतिहास सब कुछ समाया है, यही अतीत की झांकी है। तो तलाश में नेहरू जी ने इन्हीं सब चीज़ों को जोड़ा है। वो सबसे पहले उनका ध्यान मोहनजोदड़ो पर जाता है, जो भारतीय सभ्यता के उदय का सबसे पहला इतिहास, जहाँ मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता जो प्राचीन संस्कृतियों में सर्वश्रेष्ठ सभ्यता के नाम से जानी जाती है। और उन्होंने प्राचीन भारत के तमाम अध्ययन, तमाम संस्कृति उनके मानस पटल पर स्वाभाविक रूप से उपज आते हैं, क्योंकि भारत के जिस वर्तमान स्वरूप का वो दर्शन कर रहे हैं, उसी की तलाश इस अध्याय में उन्होंने किया है कि वास्तव रूप में हम हैं क्या, हमारी स्रोत क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी इतिहास क्या है, हमारी परंपराएं क्या है, हमारा भारत का जो वर्तमान स्वरूप है, इसकी जड़ें कहाँ कहाँ तक, अतीत की गहराइयों में कहाँ कहाँ तक पहुँची है। तो ये सब की तलाश थी। इस अध्याय में आप यही तलाश का अर्थ और कुछ मत सोचिएगा। तलाश का अर्थ भारत के अतीत की तलाश थी। उनका ध्यान इतिहास की तरफ गया, संस्कृति की तरफ गया। उन्होंने भारत की संस्कृतियों का अध्ययन किया, भारत के इतिहास का अध्ययन किया, भारत की जो भौगोलिक संरचना है, उन्होंने पर्वत, हिमालय जैसे विराट पर्वत श्रेणियों को देखा, गंगा, यमुना, सरस्वती, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज जैसी महानदियों को देखा। वो सब कुछ भारत में समाई है। भारत सिर्फ इंसानी रसूख नहीं है, बल्कि भारत संपूर्ण जो परिदृश्य है वो भारत का। नेहरू के दृष्टिपटल पर यह एक व्यापक परिदृश्य उनके समक्ष उपस्थित हुआ। उन्होंने भारत के उत्सवों के बारे में देखा, भारत के धर्म ग्रंथों की कथाओं, रामायण, महाभारत, पुराण, ऐसे जो कथाएं थी जो जन जन मानस तक फैली हुई थी, ये इतनी पुरा कथाएं। उन्होंने इलाहाबाद में अपने संगम को देखा, हरिद्वार में कुंभ को देखा, कुंभ में विशाल जन सम्राट को देखा, बुद्ध को देखा उपदेश देते हुए सारनाथ में, अशोक को देखा, अकबर को देखा। तो ये सब कुछ समाहित है, इतिहास नहीं है, ये संपूर्ण भारत की सृष्टि है। और ये जड़ें हैं भारत की, भारतीय सभ्यता संस्कृति के जिस मुकाम पर आप खड़े हैं, उसकी जड़ें यहाँ तक पहुँची है। उन्होंने हर दृष्टिकोण से इस पर विचार किया, उत्सवों को देखा,
अलग अलग नदियों के तट पर होने वाले स्नानों के बारे में, ये सभी चीज़ें उन्होंने तलाश की। नेहरू जी ने इस अध्याय में एक दूसरी प्राचीन भारत की शक्ति और सीमाओं की बात की है। नेहरू जी जब अतीत की तलाश करते हैं, प्राचीन भारत की समृद्धियों की बात करते हैं, तो जो भारत का वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हैं, जो भारत के वर्तमान स्वरूप को देखते हैं, तो उनको भारत का अतीत याद आता है। क्योंकि उस समय की दुनिया की तमाम प्राचीन संस्कृतियों में भारत की संस्कृति को उन्होंने जो भी अध्ययन किया, विश्व इतिहास का जो भी, विश्व इतिहास की झलक भी एक उनकी पुस्तक है, उस विश्व इतिहास की झलक में भी उन्होंने सारी संस्कृतियों का एक तुलनात्मक अध्ययन किया है। उसके साथ साथ भारत की संस्कृति का भी अध्ययन उन्होंने उसमें किया है। तो उन्होंने पाया कि भारतीय संस्कृति जो थी वो प्राचीन जमाने में बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही उन्नत किस्म का। तो नेहरू जी ने इस पर विचार किया है कि आखिर इन प्राचीन संस्कृतियों को हमने कैसे खो दिया, ये सवाल है। आज यूरोप के से उन्होंने तुलना की। आज यूरोप जो कई मामलों में आगे है, वो पुराने ज़माने में हम इतने तरक्की पर थे। हमारे यहाँ ज्ञान विज्ञान के तमाम संसाधन, चिकित्सा, तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हमारे पास थे, और विश्व के तमाम तरह के तमाम देशों के शिक्षार्थी जो थे अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ के उन्नत, यहाँ के कौशल को ग्रहण करते थे। तो वह कौन सी चीज़ें थी जो भारत प्राचीन युग में शक्ति और सामर्थ्यवान था, शक्तिशाली और सामर्थ्यवान था, वो आधुनिक युग तक आते आते वो शक्तियाँ हमारी कहाँ खो गई। नेहरू जी ने बड़ा मंथन किया, विचार किया, और उन्होंने बताया कि हम अपनी रूढ़िवादी सोच और अवैज्ञानिक सोच के कारण, जहां यूरोप तकनीकी मामलों में वैज्ञानिक सोच की वजह से आगे निकल गया, हम तमाम तरह के अंधविश्वास से, रूढ़िवादिता और परंपराओं की जाल में जकड़ते गए। तो इस प्रकार से इस एक प्रश्न आपको बनेगा कि प्राचीन भारत की शक्ति और सीमाएं क्या थी। तो ये समृद्धि लिखेंगे आप, और उनको हमने कैसे खो दिया। तो अपनी वैज्ञानिक सोच हम डेवलप नहीं कर पाए, रूढ़िवादिता और अंधविश्वासों के माया जाल में हम बंधते चले गए। इस वजह से भारत ने अपनी पुराने वैज्ञानिक चेतना को खो करके और इस अवनति के राह पर आ गया। इसीलिए यह दुर्दिन, यह बुरा वक्त हम लोगों को देखने को मिला। ये विश्लेषण नेहरू जी ने प्राचीन भारत की शक्ति और सीमाओं में किया। तो कभी कभी प्रश्न बनता है कि प्राचीन भारत की शक्ति और सीमाएं क्या थी और भारत ने उसे कैसे खो दिया। तो बिल्कुल सीधा सपाट इसका उत्तर है। आपको एक और अगला हिस्से में मिलेगा भारत माता का स्वरूप। नेहरू जी ने पूरा विश्लेषण किया कि आखिर भारत माता है क्या, कौन है भारत माता। नेहरू जी सभाओं में जब जाते थे, इसका वर्णन इन्होंने इस पाठ में किया है। तो पूरा जनमानस नेहरू जी के साथ एक वक्त था, समय था जब जनता जो थी वो नेता को घेर लेती थी, और नेहरू जी खास करके इतने जन सैलाब के बीच में खो जाते थे। नेता अलग नहीं होता था। आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे नेता और जनता के बीच कितनी दूरियां बढ़ी है। ये दूरियां इस युग में नहीं थी। लोगों के बीच नेता घिर जाता था, लोगों की भीड़ में नेता गायब हो जाता था। नेहरू जी ने वो दिन देखा था। इतनी लोकप्रियता, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, आम जनता के बीच में घुले मिले। नेहरू जी उनसे ही सवाल पूछते थे। लोग भारत माता की जय का नारा लगाते, लोग जो थे वो भारत माता की जय का नारा लगाते थे। किसान कहीं समृद्ध मिलते थे, कहीं गरीब अमीर, सब लोग पूछते थे। नेहरू जी संवाद करते थे लोगों से, बड़ा ही मजा आता था नेहरू जी को। पूछते थे भारत माता कौन है, तो थोड़ी देर के लिए लोग चुप हो जाते थे कि ये भारत माता। फिर एक दूसरे का मुंह देखते थे, फिर उनमें से ही किसी से संवाद निकल जाता था।
कि ये धरती हमारी भारत माता है। नेहरू जी सवाल फिर पूछते थे, कौन सी धरती आपकी भारत माता है? तेरे गांव की धरती, तुम्हारे जिले की धरती, कि पूरे देश की धरती? ऐसे संवाद में जब नेहरू जी लोगों से जुड़ते थे तो भारत माता का स्वरूप उभर करके सामने आता था कि पूरे देश की धरती, और धरती ही नहीं, इस देश की नदियाँ, इस देश की मिट्टी, इस देश के पर्वत, सब कुछ जो इस भूमि पर है, इस नक्शे में जो घिरा है, वो सब कुछ भारत माता के स्वरूप में समाहित है। इसीलिए भारत माता कोई नक्शा नहीं और भारत माता कोई मूर्ति नहीं, बल्कि संपूर्ण जनमानस, संपूर्ण संप्रदाय, संपूर्ण भौतिक, आर्थिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सारी संप्रदाय भारत माता के स्वरूप में समाहित है। तो ये आपका प्रश्न क्लियर हो जाएगा अगर आप भारत माता के स्वरूप के बारे में जानना चाहेंगे तो। और भारत माता की जय से क्या आशा है, यही सवाल नेहरू जी लोगों से पूछा करते थे। तो लोग बताते थे कि भारत माता का जय का आशय संपूर्ण जनता जनार्दन की जय है, जिसमें सब कुछ समाहित है। तो ये दो प्रश्नों का सामना आप। अब अगला है एक और, इसी में तलाश में ही नेहरू जी ने एक और बिंदु की तलाश की है, भारत की विविधता और एकता। हम जानते हैं ये हमारी खासियत, हमारी विविधता में एकता। इतनी सारी विविधता के बीच एकता स्थापित करने वाला भारत दुनिया का एकमात्र अनूठा देश है, और यही खासियत है भारत की जो दुनिया के तमाम देशों से इस देश को अलग करती है। ऐसे नहीं इकबाल ने गाया था कि यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो हमारी जन संस्कृति में वो कौन से खास तत्व है जो हमारे हैसियत को, हमारी हस्ती को मिटने नहीं देते? तो उसमें से एक खूबसूरती है भारत की विविधता में एकता। अब ये विविधता क्या है? देखिए, हम देखते हैं अलग अलग भौगोलिक रूप से, देखिए हम भौगोलिक संरचनाओं की दृष्टि से देखिए कि भारत एक जैसी भूमि नहीं है भारत की। कहीं नदियां हैं, कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है, कहीं पठार है, कहीं जंगल है। ये एक भौगोलिक विविधता है भारत की। इसी तरह से दूसरा स्वरूप है भारत का, देखिए रूप, रंग, वेशभूषा, खान पान, हम अलग अलग। नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, वहाँ के लोगों का रंग रूप अलग। दक्षिण भारत में चले जाइए, वहाँ के लोगों का रंग रूप अलग, खान पान अलग। कश्मीर चले जाइए उत्तर दिशा में, तो वहाँ के मौसम में अलग बदलाव। इसी तरह से ये तमाम तरह की संस्कृतियों का महासंगम, महामिलन, मानवीय महासमुद्र की महासंस्कृतियों की महाभूमि है भारत। तो ये सभी चीज़ें, धार्मिक विविधता, दुनिया के तमाम धर्मों के अनुयायी जितने भारत में एक साथ पाए जाते हैं, इतनी सहिष्णुता, इतनी सहृदयता से रहने वाले लोग बहुत कम देशों में पाए जाते हैं। हमारे बोलचाल, हमारी जातीय विविधता, हमारी भाषाओं की विविधता, ये सब तमाम तरह के चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती है। तो ये भारत की खूबसूरती है। महात्मा गांधी ने भी कहा था भारत की इसी विविधता की एकता पर, जिस तरह से अलग अलग रंग के फूल मिल करके एक उपवन की सौंदर्यता को बढ़ाते हैं, भारत अपनी इस विविधता, जो वेशभूषा, भाषा, खान पान, तीज त्योहार, धर्म, ये सब की विविधता में एकता इस भारत के बगिया की खूबसूरती है। ये जो विविधता है, ये विविध रंगों के फूल की तरह से है, जो भारत की खूबसूरती को बढ़ाते हैं, न कि भारत की समस्याओं को। तो ये हमारे लिए गर्व करने का विषय है, ये हमारे लिए गुमान करने का विषय है। अमूमन बच्चों परीक्षाओं में ये प्रश्न आता है कि भारत की विविधता में एकता पर टिप्पणी लिखिए। तो आप अपनी सूझबूझ से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।
एक और लास्ट आखिरी इस अध्याय का एक आखिरी पैराग्राफ है, जन संस्कृति क्या है। तो प्यारे बच्चों, जन संस्कृति बिल्कुल जो आम जन की जो सोच है, सभी के मन मस्तिष्क पर, चाहे वह पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़, भारत में इतिहास, परंपरा, मिथक, धर्म ग्रंथों का सभी के ऊपर बराबर प्रभाव था। नेहरू जी जब ये सारी जो ये पुस्तक जो है ये तलाश है, क्योंकि नेहरू जी ने इस देश की सिर्फ किताबी अध्ययनों के आधार पर ही यह निर्धारित नहीं किया है, बल्कि उन्होंने अपने कड़े अनुभवों को, एक साक्षात दर्शन को भी, अनुभूतियों को भी इस पुस्तक में समाहित किया है। उन्होंने जब लोगों से संवाद किया तो रामायण महाभारत के जो पौराणिक ग्रंथों के जो महानायक हैं, जो कथाएं हैं, जो प्रसंग है, वो आम आदमी, आम जनमानस को पता है। तो भारतीय संस्कृति के ये धर्म ग्रंथ हमेशा रचनात्मक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देते हैं। नेहरू जी अपने इस तलाश में इसी जन संस्कृति की तलाश करते हैं कि देश का हर आदमी को, बिल्कुल सीधा शब्द में समझिए कि देश के हर आदमी को, चाहे वह पढ़ा लिखा हो चाहे वह अनपढ़ हो, उसे भारतीय इतिहास, संस्कृति और परंपरा सभी चीज़ों का ज्ञान है। यही भारत की जन संस्कृति है। तो इस तरह से बच्चों, आज का यह जो तलाश पाठ से जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो पूरी हुई। हम कुछ प्रश्न आपको दे रहे हैं, ये देख लीजिए। ये प्रश्नों का उत्तर आप तलाशिएगा, लिखिएगा, देखिए, प्रश्न नोट कर लीजिए अगर नोट कर सकते हैं तो, क्योंकि ये प्रश्न हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अतीत के तलाश के लिए नेहरू के समक्ष क्या परिदृश्य था, वही सब चीज़ें जो आपको मैंने पहले बताया था, जो यहाँ की इतिहास, यहाँ की परंपराएं, यहाँ की शक्तियाँ, यहाँ की सीमाएं, नदियाँ, पहाड़, यहाँ की भौगोलिक संरचनाएं, गंगा जमुना, बुद्ध को उपदेश देते हुए, ये सब परिदृश्य जो है पूरे तरह से, न सिर्फ इतिहास का परिदृश्य, धर्म का परिदृश्य, जनमानस का परिदृश्य, जन संस्कृति का परिदृश्य, सब कुछ नेहरू जी के समक्ष उपस्थित था। तो इसको आप लिख सकते हैं। प्राचीन भारत की प्राचीन युग में शक्ति और सीमाएं क्या थी, उसे कैसे खो दिया, अभी मैंने आपको इसकी चर्चा की है। दोबारा चर्चा करने से फिर से आप वीडियो देख लीजिएगा। भारत का वास्तविक स्वरूप क्या है, जो सही रूप से भारत क्या है, इसमें उन्होंने बताया है कि पूरा नदियाँ, पहाड़, जंगल, जनमानस सब कुछ मिला करके भारत का वास्तविक स्वरूप निर्धारित होता है। भारत माता के जैसे क्या आशय है, भारत माता के स्वरूप में कौन कौन समाहित है, तो ये सभी प्रश्न आप कर लेंगे। भारत की विविधता में एकता पर टिप्पणी लिखिए, अभी मैंने आपको बताया। और जन संस्कृति क्या है, तो ये प्रश्न आप, मैं चाहूँगा कि एक बार नोट कर लीजिए और इन प्रश्नों को आप तलाशेंगे, पुस्तक भी पढ़ेंगे, लेकिन जो भी सहज बातें हैं इस पुस्तक से, इस पाठ से संबंधित, वो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।